Hello everyone, good evening. Am I audible? Guys, am I audible? यस सर। बता दो यार मेरे को जरा लास्ट क्लास में हम कहाँ पे थे। सर आपने मंडे ट्यूसडे को क्लास ली थी? नहीं, मैंने ट्यूसडे को मेरी क्लास नहीं हुई थी, आज ही उसकी जगह क्लास होगी, एक्स्ट्रा क्लास है आज। सर ऋषि? सर आज एक्स्ट्रा क्लास आज ही होगी? हाँ, आज ही होगी। मैंने बोला था ना पिछली क्लास में। नहीं कोई सर, इशू? आज मेरे को सर वैक्सीन लगी है तो सर जल्दी सोना था। अच्छा 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 अच्छा, ओके ठीक है। तो बताओ हम ये क्लास फिर कब प्रोसीड कर सकते हैं अभी? ऋषि? सर कभी भी, कल मतलब आज के बाद कभी भी, मतलब। ओके ठीक है, तो आज ये तो नॉर्मल रेगुलर क्लास तो है ना? यस सर। हाँ सर। ठीक है। बता दे फिर मेरे को लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया था? सर चेस बोर्ड वाला किया था। चेस बोर्ड वाला किया था, ठीक है जी। चलिए, तो हमने एफपीसी पहले खत्म कर लिया। नाउ कमिंग टू फैक्टोरियल। सबसे पहली चीज तो फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल होता है कंटिन्यूड प्रोडक्ट। सो यस, फैक्टोरियल किसी भी नंबर के लिए हम फैक्टोरियल, पहली बात तो ओनली डिफाइंड फॉर होल नंबर्स। आप किसी भी होल नंबर का ही सिर्फ फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। लिखते कैसे हैं? डिनोटेड बाई एन फैक्टोरियल से डिनोट कर सकते हैं या इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, दोनों ही फैक्टोरियल के ही नोटेशन है। एंड इसकी वैल्यू होगी एन, n-1, n-2, चलते चलते ऐसे ही 1 तक। तो n से लेके 1 तक के सारे नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट हमारे पास n फैक्टोरियल वैल्यू दे देगा। फॉर एग्जांपल, हेलो सर, हाँ जी सर आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल आ रही है दिव्यांशु। सर मैं कह रहा था मैंने असाइनमेंट सॉल्व किया तो 3-4 क्वेश्चन बने नहीं थे। बिल्कुल पूछ के जियो। ठीक है सर, अभी आप बता दो फिर मैं बीच में पूछूंगा। ठीक है, पूछ लियो मुझसे, जब क्लास खत्म होगी ना उसके बाद पूछ के जियो। ठीक है सर। ओके। फैक्टोरियल की हमारी वैल्यूज होंगी ये। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं 1 फैक्टोरियल निकालना चाहता हूँ तो 1 फैक्टोरियल हो जाएगा सिर्फ 1। 2 फैक्टोरियल निकालना चाहता हूँ तो 2 इंटू 1 यानी कि 2। 3 फैक्टोरियल निकालना चाहता हूँ तो 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6। ऐसी 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24। देखिए एक और बात ध्यान से देखिए, 4 फैक्टोरियल को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता 4 इंटू 3 फैक्टोरियल? भाई 3 फैक्टोरियल भी क्या है? 3 से लेकर 1 तक का प्रोडक्ट है। 4 फैक्टोरियल क्या है? 4 से लेकर 1 तक का प्रोडक्ट है। तो 4 मल्टीप्लाई कर दो 3 फैक्टोरियल में यानी कि 24। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी 5 इंटू 4 फैक्टोरियल विच इज 120। सिमिलरली 6 फैक्टोरियल होगा 720। बस एक बात याद रखी जाए, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1। हम एक्सप्लेन भी करेंगे आगे क्यों। वैसे तो 0 फैक्टोरियल फॉर्मूले से तो नहीं निकाल पाएंगे, देखो फॉर्मूले से अगर निकालने जाएंगे तो नहीं आ पाएगा आंसर। बट अगर 0 फैक्टोरियल वैसे हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू 1 आएगी। क्यों ऐसा होता है ये हम आगे चलते हुए डिस्कस करेंगे, जब हम फैक्टोरियल को और दूसरी टर्म्स में भी देख रहे होंगे। ठीक है। दूसरी बात, नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव इंटीजर्स एंड फ्रैक्शनल नंबर या फ्रैक्शनल जो भी रैशनल नंबर होंगे। और एक छोटी सी बात कि n फैक्टोरियल को आप n इंटू n-1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, क्योंकि n फैक्टोरियल का मतलब होता है n से लेके 1 तक का प्रोडक्ट। n बाहर निकाल दो तो बचे n-1 से लेके 1 तक का प्रोडक्ट। तो उस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ या फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ इनफैक्ट n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल। इस तरीके से मैं वैल्यूज निकाल सकता हूँ। तो कुछ क्वेश्चंस इस पे, लेट्स से हमें ये दिया गया इफ n+1 फैक्टोरियल is equals to 12 times n-1 factorial, then find n. तो n+1 फैक्टोरियल को हम सॉल्व कर सकते हैं। n+1 फैक्टोरियल आएगा n+1 से लेके 1 तक के सारे नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, और n-1 फैक्टोरियल आएगा n-1 से लेके 1 तक के सारे नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट।
So I can write n plus 1 factorial as n plus 1 into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 चलते चलते 1 तक जाऊंगा। तो इसके बाद की जितनी भी चीजें होंगी वो तो यही होंगी n minus 1 factorial। ये कैंसिल दोनों साइड है। तो n plus 1 into n की वैल्यू 12 बनी। n की वैल्यू 3 आनी चाहिए, देखो यहीं से ही समझ सकते हो। दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट 12 है तो 3 और 4 ही हो सकते हैं ना। खैर, पर अगर मैं सॉल्व भी करूं तो n स्क्वायर प्लस n माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। n को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 12 को इधर लेके आया, सॉल्व किया तो n माइनस 4 सॉरी n प्लस 4 इंटू n माइनस 3 ये फैक्टर्स आएंगे। तो n की वैल्यू एक आएगी -4 विच कैन नॉट बी पॉसिबल क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं करता। सो n वुड बी 3, नॉट पॉसिबल। ऐसी एक और क्वेश्चन, लेट्स से 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू x by 10 फैक्टोरियल, देन x की वैल्यू बताइए। कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं वैसे तो, बट मेरे हिसाब से सॉल्व करने के लिए आप इस 10 फैक्टोरियल को उधर डिनोमिनेटर से हटा के इधर न्यूमरेटर में ले आओ, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या फिर पूरी इक्वेशन को 10 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये बन जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 10 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होगा, बचेगा सिर्फ x। 10 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, तो ये बन जाएगा 90। ये बन जाएगा, बचेगा सिर्फ 10 क्योंकि 10 फैक्टोरियल को 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है, तो नीचे से कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू x, यानी कि x की वैल्यू 100। पूरा कैलकुलेटिव चीज है फैक्टोरियल का वैल्यू। हमें 6 फैक्टोरियल तक की वैल्यूज याद होनी चाहिए, 0 से 6 तक की, काम आएंगी काफी। आगे कैलकुलेशंस हमारे लिए इजी हो जाएंगी। हाँ जी, आगे बढ़े फैक्टोरियल से थोड़ा, अभी और थोड़े अच्छे क्वेश्चन देखे फैक्टोरियल के। कोई बच्चा है तो बता दो यार। ओके, अब थोड़ा बेटर क्वेश्चन फैक्टोरियल की, कि जैसे पहली बार हमसे पूछा था फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल चलते चलते अप टू n फैक्टोरियल is divided by 15 और दिया हुआ है m की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी है। पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। हमसे पूछा गया है 1 फैक्टोरियल से लेके n फैक्टोरियल तक का सम है। अगर इसको आप 15 से डिवाइड करेंगे और n की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी कुछ भी हो सकती है, तो अगर आप इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। मेरी पहली ऑब्जर्वेशन इसको देखते ही ये रही कि यार इसने मेरे को लास्ट में n फैक्टोरियल दिया हुआ है। अगर इसने मेरे को लास्ट में n फैक्टोरियल दिया है तो इस बात का मतलब सीधा सीधा ये है कि ये n पे तो डिपेंडेंट है ही नहीं। मतलब n तो कोई भी वैल्यू ले सकता है ना, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 100, हर केस में सेम ही रिमाइंडर बचेगा। तो इसका मतलब n पे तो डिपेंडेंट नहीं है, पहली चीज।
अब मेरे दिमाग में नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि n पर डिपेंडेंट क्यों नहीं है, ऐसा हो क्यों रहा है कि n पर डिपेंडेंट नहीं है। तो मैंने वैल्यूज निकालना शुरू करी। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू आती है 1, 2 की आई 2, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू आई 6, 4 की आई 24, है ना। मैंने कहा यार 15 से कोई भी चीज अगर डिवाइड होगी कंप्लीटली तो इसका मतलब उसके अंदर 5 और 3 फैक्टर होने चाहिए। किसी भी नंबर के अंदर अगर 5 और 3 से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो 5 से डिवाइड हो जाएगी। मतलब मैं ये कह रहा हूं 5 इंटू 3 इंटू एनीथिंग। आप इसको नंबर को बनाओगे तो ये 15 से तो हर बार डिवाइड होगा ही होगा ना, क्योंकि 15 से 15 कट जाएगा। ओके, यहां से एक बात समझ आई कि 5 फैक्टोरियल जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यार इसके अंदर तो 15 आ रहा है। अब 6 फैक्टोरियल कैलकुलेट करने जाऊंगा तो उसके अंदर भी 15 आ रहा है। 7 फैक्टोरियल कैलकुलेट करूंगा तो उसके अंदर भी 15 आ रहा है। 8 फैक्टोरियल कैलकुलेट करूंगा उसके अंदर भी 15 आ रहा है। यानी कि 5 फैक्टोरियल से लेके और आगे तक जितना भी फैक्टोरियल आप लिखना चाहते हैं सब चीजें 15 से डिवाइडेड होंगी कंप्लीटली। तो अगर आप रिमाइंडर निकालना चाहते हैं सर तो 1 आपको फैक्टोरियल सिर्फ प्लस 2 फैक्टोरियल और प्लस 3 प्लस 4 निकालना होगा ना मैं। बस पहले 4 फैक्टोरियल ही 15 से डिवाइड होकर कुछ रिमाइंडर दे रहे होंगे, अगले वाले तो रिमाइंडर सारे 0 दे रहे होंगे, which is divisible by 15। ये तो कंप्लीटली डिविजिबल है 15 से। और 6 फैक्टोरियल में तो ऑब्वियसली पहले 15 आ ही चुका है। अब तो इसके बाद जितने भी फैक्टोरियल बचेंगे n फैक्टोरियल, it implies that n factorial is divisible by 15 if n is greater than equal to 15, sorry, if n is greater than equal to 5। 5 या 5 से ज्यादा सारे फैक्टोरियल 15 से टोटली डिविजिबल होंगे। तो आप सिर्फ पहले 4 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल लीजिए, उससे आपको मिल जाएगा जो भी आपका नंबर मिलेगा। तो लेट्स से ये नंबर n है कोई, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल से लेके अप टू n फैक्टोरियल। हमने इसको 15 से डिवाइड करा, हम जानना चाहते हैं क्या रिमाइंडर आएगा। तो हमने कहा जी देखिए 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 प्लस एक तो 15 को अलग इससे डिवाइड कर दो, और जो इसके बाद वाली चीजें हैं वो तो कुछ ना कुछ k दे ही रहा होगा। कंप्लीटली डिविजिबल है, क्या दे रहा है मुझे नहीं मतलब, मुझे तो सिर्फ रिमाइंडर निकालने का है ना। क्वेश्चन थोड़ी पूछा गया मुझसे, क्वेश्चन पूछता तो n की वैल्यू देता। तो सिर्फ रिमाइंडर निकालने का है, तो इससे आगे की जितनी चीजें वो सब की सब 15 से तब कंप्लीटली डिवाइड हो रही होंगी। डिवाइड करने के बाद कुछ ना कुछ आ रहा होगा k, मुझे कोई मतलब नहीं किसी। ये बना 33/15 प्लस k, यानी कि जब n बाई 15 15 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर बचेगा कितना, 3। 3। वंस एंड टेंस डिजिट बतानी है आपको इस सम में। वंस एंड टेंस डिजिट
वंस और टेंस डिजिट इस पूरे सम में। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, जब एक 5 और एक 2 मल्टीप्लाई होंगे तो एक 10 बना देंगे ना? एक 5 एक 2 मल्टीप्लाई हुआ, एक 10 बन गया, और एक 10 बनने का मतलब है 0 आ गया। कहना मैं ये चाहता हूं कि 5 फैक्टोरियल में देखो एक 5 है एक 2 है, मल्टीप्लाई करोगे 10 बन जाएगा, 10 का किसी के साथ भी मल्टीप्लीकेशन करोगे यूनिट्स डिजिट पे 0 ही रहेगा। मतलब 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल से आगे वाले जितने भी फैक्टोरियल हैं वो आपकी यूनिट डिजिट पे कोई फर्क नहीं डाल रहे होंगे, क्योंकि उनकी खुद यूनिट डिजिट 0 होगी सबकी। क्या मेरी बात समझ आई? क्या यस बोल सर। रहा हूं? यस सर। यस सर। भाई 5 और 2 मिले एक 10 बना दिया, और अगर 2 5 और 2 2 मिल जाए तो 20 हो सर जाएगा। तो टेंस डिजिट भी तो टेंस डिजिट भी 0 हो जाएगी, क्योंकि 2 5 और 2 2 मिलकर 100 बना देंगे मल्टीप्लाई होते ही। अच्छा सर, मेरे को लगा 1 5 और 2 2। तो नहीं नहीं 10 नहीं, एक फैक्टोरियल के 5 बाद 2 5 और 2 2 मिलेंगे 100 बनाएंगे, 100 बनाएंगे यानी कि 10 से उनकी बाद बिल्कुल 10 फैक्टोरियल है, 10 फैक्टोरियल के बाद जितने भी फैक्टोरियल्स होंगे उन सब में दोनों डिजिट 0 होंगी। तो आपको बड़ा सा नंबर दिखा के बस थोड़ा कंफ्यूज करा गया, इधर डराया गया है, ऐसे समझो कि 49 फैक्टोरियल तक का सम निकालो। ऑब्वियसली हम 49 फैक्टोरियल तक का सम नहीं निकाल पाएंगे ऐसे इतना आसानी से, मतलब काफी देर लग जाएगी, 5 मिनट लगेगी ऐसे निकालने में तो कम से कम। और 49 फैक्टोरियल तो पूरा पूरा तो कैलकुलेट कर भी नहीं पाएंगे। हाँ हमें वंस और टेंस डिजिट ही निकालनी है तो वो हम निकाल सकते हैं, बट हाँ उसके लिए भी काफी मेहनत करनी पड़ जाएगी। तो ये तो बस दिखाया गया है। आप ये समझो कि यूनिट डिजिट 4 फैक्टोरियल के बाद बदलना बंद हो जाएगी, और टेंस डिजिट 9 फैक्टोरियल के बाद बदलना बंद हो जाएगी। 10 फैक्टोरियल में दोनों यूनिट डिजिट होंगी, दोनों डिजिट 0 होंगी, वंस भी और टेंस भी। क्योंकि 10 फैक्टोरियल में एक 10 होगा, एक 0 तो उसकी वजह से आ रही होगी, और एक 5 और एक 2 होंगे, एक 0 उनकी वजह से आ रही होगी। तो 10 फैक्टोरियल की लास्ट की दोनों डिजिट्स 0 ही होनी है। तो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ 1 फैक्टोरियल से लेकर 9 फैक्टोरियल तक की डिजिट्स का सम निकालना है। सारी डिजिट्स भी नहीं निकालनी दोस्त, देख ऐसे कर। 1 फैक्टोरियल 1 है, 2 फैक्टोरियल 2 है, 3 फैक्टोरियल 6 है, 4 फैक्टोरियल 24 है, 5 फैक्टोरियल अब इसमें ही 5 से मल्टीप्लाई कर, 5 4 जा 20, 0 2 5 2 जा 10 2 12 12 बनेगा, पर पूरा 12 लिखने की जरूरत नहीं है तुझे, तो 2 लिख ले बस, क्योंकि तुझे तो सिर्फ यूनिट और टेंस डिजिट चाहिए ना। ऐसे 6 32 फैक्टोरियल आएगा। निकालेगा, इसमें सीधा मल्टीप्लिकेशन कर 2। 7 फैक्टोरियल निकाला, सीधा 7 का मल्टीप्लिकेशन कर 4 0। लास्ट की डिजिट्स ये बन रही होंगी। 8 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा इसके साथ, 8 0 0 8 4 जा 32 2 3, आगे आएगा जो आएगा आने दे, 0 8। जैसे 10 का करेगा देख, तो 10 का इससे 0, 10 8 80 0, फिर से 0 आ जाएगा। तो इससे आगे की टर्म्स की जरूरत नहीं है। तो मैंने अभी अभी ये कहा था कि यूनिट्स डिजिट 4 फैक्टोरियल के बाद बदलना बंद कर देंगी, देख लो 0 0 0 0 0। ऐसी टेंस डिजिट 9 फैक्टोरियल के बाद बदलना बंद कर देगी। तो 1 2 3 6 9 4 13, सॉरी 13, 4 6 10, हाँ 13, 3 कैरी 1, 1 and 2 3, 2 5, 2 7, 4 11, 2 13 and 8 21। मुझे उससे भी 21 से भी मुझे कोई मतलब नहीं है, इस 2 को भी हटा दे, मुझे तो सिर्फ इन 2 डिजिट से मतलब था। यूनिट्स प्लेस होगा 3 यूनिट्स डिजिट, और टेंस डिजिट होगी 1। तो ये एक दो अच्छे क्वेश्चन फैक्टोरियल्स पे। तो लिख लिया। एवरीबॉडी डन? नो सर। अब एक काम पहले तुम मेरे साथ करना है, फिर हम फॉर्मूला लिखेंगे।
फॉर्मूला बनाना है तुम्हें मेरे साथ, मतलब बना लोगे, बस मेरे साथ साथ चलना है। डन जी, कोई बच्चा है तो बता दे मेरे को। आप ये दोनों बातें लिख सकते हो जो मैंने अभी आपसे बताई थी। यूनिट्स डिजिट विल Yes, sir. स्टॉप चेंजिंग। बचा है दिवांशु? नहीं सर, लिख लिया, वही मैं बता रहा ओके था, लिख लिया। ओके ओके। अब पहले लिखना छोड़ दो, जरा मेरे साथ आओ, ये बात सुनो मेरी जो मैं अभी बता रहा हूं। लेट्स से मैं ये पता करना चाहता हूं 47 फैक्टोरियल है ना। अब मुझे तो पता नहीं 47 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आएगी, पर मैं 47 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल सकता हूं आसानी से। ऐसे नहीं, मतलब ऐसे कैलकुलेट करके तो नहीं निकाल सकता, बट कुछ और चीजें निकाल सकता हूं। जैसे कि मैं 47 फैक्टोरियल का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकता हूं। अभी मैं प्राइम फैक्टराइजेशन पे नहीं जा रहा, मैं बस ये जानना चाहता हूं कि 47 फैक्टोरियल के अंदर 2 की कितनी पावर बन रही होगी, क्या एक्सपोनेंट होगा 2 का। अगर मैं पूरा 47 फैक्टोरियल कैलकुलेट करूंगा तो 2 की कौन सी पावर बनेगी 47 फैक्टोरियल में। तो मैंने ऐसे सोचना शुरू करा कि मैंने कहा यार 47 फैक्टोरियल में 47 से लेकर 1 तक सारे नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट ही तो है। तो पहले तो इसमें से जितने भी इवन नंबर्स है ना वो उठा ले, मतलब 2 के सारे मल्टीपल्स उठाना शुरू कर। अच्छा जी, 23 नहीं अभी ये यही समझना है, मैं देखते रहे। तो मैंने कहा 2 आ रहा होगा, 4 आ रहा होगा, एक 2 देगा, एक 2 4 देगा, 6 देगा, 8 देगा, 12 देगा, 10 देगा, 12 देगा, चलते 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 लास्ट में 46 देगा। 23 2 तो मुझे मिल गए सीधे सीधे। बोलो जी, सही बात है देवांश? यस सर। भाई 47 फैक्टोरियल को एक्सपैंड करेगा तू, 47 से लेके 1 तक सारे नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट लेगा, यानी कि 47 तक जितने इवन नंबर आ रहे हैं हर इवन नंबर तेरे को एक 2 तो देके जा ही रहा है। हमें तो 2 की पावर्स निकालनी हो। तो 2 ने एक दिया 2, 4 ने एक 2 दिया, 6 ने एक 2 दिया, 8 ने एक 2 दिया। अब आगे बढ़े, हमने कहा यार चलो एक एक 2 तो ये सारे नंबर दे ही रहे होंगे, पर 4 तो 2 2 दे रहा होगा, क्योंकि 4 को तो 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, यानी कि 4 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो 2 2 2 दे रहे होंगे। मैंने एक एक ही गिना है, तो 4 8 12, चलते चलते लास्ट मिला 44, 11 हो गए ये देखो, 11 2 और एक्स्ट्रा मिलेंगे। ऐसे ही जो 8 के मल्टीपल्स होंगे, भाई 8 है 2 क्यूब, मैंने तो 8 का भी सिर्फ 2 ही 2 गिने हैं। एक बार 2 वाले में गिन लिया था एक 2, एक बार 4 वाले में गिन लिया था एक 2, पर ये तो एक्चुअली 3 2 ले रहा है, इसके पास से तो मुझे 3 2 मिलेंगे। मैंने तो अभी 2 ही गिने हैं, तो मैंने फिर 8 के सारे मल्टीपल्स उठा लिए कि ये सब मेरे को 2 2 2 देके जाएंगे, तो 5 और मिल गए, 8 16 24 32 40। फिर मैंने कहा यार 16 वाले जो हैं, 16 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उनके पास तो सबके पास 4 2 हैं, तो 16 32, 2 2 मुझे यहां से मिल गए। फिर मैंने कहा 32 वाले जितने भी मल्टीपल्स हैं उनके पास 5 2 होंगे, तूने अभी 4 ही गिने हैं उसके, देख 32 एक बार यहां आया, एक बार यहां आया, एक बार यहां आया, एक बार यहां आया, एक और बार भी तो 32 है, तो एक 2 यहां से मिल रहा होगा। यानी कि अगर 2 की टोटल पावर निकाल रहा होता तो इतनी बनती 23 11 34 39 41 42, 2 की पावर 42 बनती है अगर 47 फैक्टोरियल को पूरा एक्सपैंड करता तो। पहले बताओ मुझे ये बात समझ आई तुम्हें? किसी को भी डाउट है प्लीज प्लीज पूछ लो। ओके, चलो एक बार फिर से 3 की पावर निकालता हूं। तो मैंने कहा 3 के कितनी पावर्स आ रही होंगी 47 फैक्टोरियल में, 1 से लेके 47 तक का मल्टीपल है जी, ठीक है। तो जितने भी 3 के मल्टीपल्स आ रहे हैं वो एक एक पावर तो देके जा ही रहे होंगे। ओके, 3 6 9, अप टू कहां तक जाएंगे 45 तक, 46 और 47 में तो 3 होगा नहीं, 15 मिल गई। इसके बाद मैंने कहा जो ये 9 9 है, जितने भी 9 के मल्टीपल्स हैं वो तो मुझे 2 3 दे रहे होंगे, तूने तो अभी एक ही गिना है। तो मैंने फिर 9 वाले मल्टीपल्स भी उठा लिए, 9 18 27 36 45,
क्योंकि इन सब के पास 3 स्क्वायर है। तुमने अभी एक ही 3 गिना है इनसे। फिर मैंने कहा 27 यानी कि 3 क्यूब वाली टर्म, उसके जितने भी मल्टीपल्स होंगे एक ही आ रहा है, जो कि वो तो 3 दे रहे होंगे। तो अगर 3 की पावर निकालनी है तो 21 होनी चाहिए थी। 3 की पावर 4 होता है 81, 81 हमारे पास नहीं है। ऋषि की बात समझ आई? यस सर। ओके, अब हम इसका फॉर्मूला सर ये बनाते जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं सर, ये है क्या मतलब? हैं। ये 3 की पावर्स हैं कि 3 कितनी बार आया होगा 47 फैक्टोरियल के अंदर। अच्छा ठीक है। 3 की पावर्स बेसिकली 3 का एक्सपोनेंट। कैसे ये ठीक है। सर 5 का 5 का भी निकाल सकते हैं, सबका निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मतलब अब ऐसे निकाल लिया तो देखिए, एक तरीका तो ये हो गया, और ऑब्वियसली ये तो मतलब हम कैलकुलेट ही कर रहे हैं सीधा सीधा। चल बता 5 का कितना होगा, बताओ सारे लोग बताओ निकाल के 5 का कितना होना चाहिए। चैट पे भेजना है, फटाफट भेजो। 5 का 47 फैक्टोरियल में कितना पावर बनेगा? नहीं, 1 मिनट सर, 1 मिनट, नहीं 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 सर, गलती है। करेक्ट है देवांश। पर मेरे को 0 लिखना। हाँ ठीक है। मेरा सर कीबोर्ड मैल फंक्शन कर रहा है। कोई बात नहीं, समझ गया। दिव्यांशु, रोशनी, अक्षत, बताओ 5 की कितनी पावर बनेगी इसी तरीके से जैसे अभी हमने निकाल के देखी। तो एक 5 तो मिलेगा 5 से, एक मिलेगा 10 से, एक मिलेगा 15 से, 20, 25 अप टू। हाँ गुड। करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, बस तुझे पहले ही भेजना था। करेक्ट है। रोशनी, अक्षत, ये देखो 5 हमें कहां कहां से मिल रहा होगा, 5 से मिलेगा, 10 से मिलेगा, जितने भी 5 के मल्टीपल्स इसके अंदर आ रहे हैं सब एक एक 5 तो देके जाएंगे। करेक्ट है, गुड गुड। फिर 25 आएगा, 25 दो पावर देके जाएगा 5 की, तो टोटल 5 की पावर 10 बननी चाहिए। ये तरीका है बनाने का। अब हम इसी तरीके को बहुत आसान कर देते हैं आज। लिखिए जी नेक्स्ट, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पी। सर 1 मिनट पीछे कर दो सर, थोड़ा रह गया था। एक वैसे लिखना नहीं है तुझे, वो अभी मैं कराऊंगा ना क्वेश्चन, तो बस मैं तुझे समझा रहा था ऐसे ही। हाँ सर, हो गया सर, 3 का रह बिल्कुल गया इसी था। पैटर्न पे एक्चुअली फॉर्मूला है, मैं इसलिए करा रहा था ये बस। एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर, कोई प्राइम नंबर है p, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन फैक्टोरियल n या n फैक्टोरियल। अगर किसी प्राइम नंबर का किसी फैक्टोरियल में मेरे को एक्सपोनेंट निकालना हो, पावर निकालनी हो, तो कैसे निकालूंगा? लेट p बी अ प्राइम नंबर and n be a positive integer. तो हम ऐसे लिख देते हैं, then EP in n factorial denotes the exponent of prime p। ध्यान रहे प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट निकाल पाएंगे इस तरीके से। क्यों? ये भी अभी थोड़ी देर में समझ आ जाएगा तुम्हें, वैसे तो अब तक आ जाना चाहिए, पर नहीं भी आया तो अभी और थोड़ी देर में स्ट्राइक कर जाएगा कि हाँ, क्योंकि भाई कोई भी कॉम्पोजिट नंबर तो खुद प्राइम नंबर से मिलकर बना है। इन द फैक्टोरियल ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है यार।
या इन n फैक्टोरियल लिख दो सीधा इसको। और भाई इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं EPn फैक्टोरियल कि आपके पास जो भी फैक्टोरियल आप निकाल रहे हो उसको प्राइम नंबर से डिवाइड करना शुरू करो सीधा, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लो, फिर उस नंबर को p स्क्वायर से डिवाइड करो, फिर उस नंबर को p क्यूब से डिवाइड करो, और फिर जो भी आप और जाते रहो चलते रहो कहां तक, जब तक के ये आपका नंबर इसकी किसी भी पावर से बड़ा रहे, वेयर s, अभी मैं बता दूंगा, ये वही फॉर्मूला है, घबराओ मत, तो ऐसे नई चीज नहीं है। वेयर s इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट कि p की पावर s तो छोटी रहे या बराबर रहे n के, बट अगर p की पावर s+1 पे हम चले जाएं तो वो n से बड़ी हो जाए, एंड दिस डिनोट्स GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। पहले तो रुक जाओ जरा, अभी आप सारी चीजें निकाल के आए हो। 47 फैक्टोरियल में आपने निकाली 2 की कितनी पावर थी, देख मैं निकालता हूं। इसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, E2 इन 47 फैक्टोरियल, एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 47 फैक्टोरियल। कैसे निकाले जी, 47 को पहले 2 से डिवाइड कर, फिर 47 को 4 से डिवाइड कर, यही करा है तूने, जो भी तूने करा है ना, देख वो यही करा है। देख ले, पहली पावर 23 आ रही थी, फिर 11 आ रही थी, इसके बाद 5 आ रही थी, बच्चे वो यही कर रहे थे हम एग्जैक्टली। इसके बाद अगली पावर 64 हो जाएगी, 47/64 का GIF 0 हो जाएगा, वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी। तो तब तक जा जब तक कि तेरी नीचे वाली नंबर बड़ा ना हो जाए ऊपर से, क्योंकि जैसे ही नीचे बड़ा हो गया ऊपर छोटा हुआ, वैल्यू 1 से छोटी, GIF हुआ 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हुआ 0, 0 से 1 के बीच की वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0। तो ये देख 23 पहली पावर आ गई, 11 दूसरे वाला आ गया, अभी सब कुछ लिखा ही है पीछे, यही सेम एग्जैक्टली, 2 1 पावर 47, सॉरी 42, तो एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 47 फैक्टोरियल 42 ही है, और ऐसे ही निकला था, यही काम किया था अभी भी, बस इसी काम को थोड़ा सा आसान करवा दे। ये तो तेरे दिखाने के लिए एग्जांपल दिखाया, बस मैंने प्रूव करने के लिए कि देख यही काम अभी हमने करा था और एग्जैक्टली ऐसे ही करा था। क्वेश्चन तो अब शुरू होंगे, करो जरा फटाफट बताना, एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल, 3 का एक्सपोनेंट क्या होगा 100 फैक्टोरियल में, मेरे को चैट पे भेज सकते हैं। सब है भाई, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है, आंसर आ जाना चाहिए था। करेक्ट है, गुड, करेक्ट है देवांश। हाँ जी, कैसे निकालते, 100/3,
प्लस 100/3 स्क्वायर प्लस 100/3 क्यूब, 3 क्यूब इज 27, अभी भी 100 से छोटे हैं। 100/3 की पावर 4, 3 की पावर 4 इज 81। इससे आगे जाएंगे 343 बन जाएगा, 100 से छोटे, 100 से बड़ा नंबर हो जाएगा, यानी कि वैल्यू 0 आ जाएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। 3 से डिवाइड करा 33 पॉइंट समथिंग है, 33 आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। 9 से डिवाइड करेंगे 100 को 11 पॉइंट समथिंग आएगा 11। 27 से करेंगे 3 पॉइंट समथिंग आएगा 3। 81 से करेंगे 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1। वैल्यू बनी 44 48। अच्छा, अब मेरी एक बात और सुनो, क्या तुम्हें ये बात समझ आ गई कि ऐसे हम कंपोजिट नंबर की पावर नहीं निकाल पाएंगे? अच्छा, मेरे साथ समझो। चलो, मान लो मुझसे कोई पूछता एक्सपोनेंट ऑफ 6 बताइए जी 100 फैक्टोरियल में, सर और उन्हें भी मैं तो प्राइम ब्रेक कर सकते हैं इसलिए। हाँ, अब देख इससे आ जाएगी इस एग्जांपल से और अच्छे से समझ बात। अगर मान लो x का 6 का एक्सपोनेंट में निकालने गया 100 फैक्टोरियल में, और मैंने कहा जी 6 आएगा कैसे, 6 12 18, तो मैं यही गलत हूं। क्यों? क्योंकि 3 फैक्टोरियल में भी एक 6 हो जाता है, 3 × 2 मिलके। तो आपने शुरू करा 6 से पहले लेना, यही गलत हो गए आप तो। भाई अगर 6 का आप एक्सपोनेंट निकालते 100 फैक्टोरियल में, तो उसके लिए आप 2 और 3 के एक्सपोनेंट निकालो। एक 2 एक 3 मिलके 6 बना देगा। बट अगर आप ऐसे जाओगे कि जी 6 का 100 फैक्टोरियल में एक्सपोनेंट निकालो, एक 6 से मिला 6, एक 6 से ही थोड़ी मिला 6 यार, एक 3 और एक 2 से मिला 6। तो तूने 6 लिखा, 6 से पहले 1 2 1 × 2 × 3 भी तो लिखा था। 1 × 2 × 3 नहीं, तेरे को एक 6 दे दिया था, पर तूने वो मिस कर दिया। तूने स्टार्ट करा 6 से 6 लेना, तो गड़बड़ होगी। तो जब भी कंपोजिट नंबर का निकालना है एक्सपोनेंट, भाई प्राइम तो कहीं और से मिलेगा नहीं ना, दिक्कत उसका तो ये है। भाई 3 3 6 9 10 12 3 6 9 12 15 इनसे ही मिलेगा 3। 14 से नहीं मिलेगा तेरे को 3, 13 से नहीं मिलेगा तेरे को 3। इसलिए एक्सपोनेंट के लिए तो सीधा निकाल सकते हैं। पर अगर कंपोजिट नंबर का बोला जाता है, तो पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर जिसका एक्सपोनेंट निकालना चाहता है, ये देख के वो बन कैसे रहा है। 6 का निकालना होता इसी क्वेश्चन में सेम, तो मैं ऐसे करता पहले इसको। देखो, मान लो यही क्वेश्चन मेरे से ऐसे पूछ लिया जाता था, एक्सपोनेंट ऑफ 6 इन 100 फैक्टोरियल। सर तो 2 का निकालते और 3 का, और फिर जिसमें भी जिसकी पावर कम आती है वही आंसर हो जाता। वही आंसर हो जाता, बिल्कुल। तो हमने देखा कि भाई 6 बनता कैसे है। 6 बनता है 2 × 3 से, यानी कि 1 2 और 1 3 मिलेगा तो 1 6 दे देगा मेरे को। मैंने कहा देखते हैं जरा 100 फैक्टोरियल के पास कितने 2 हैं और कितने 3 हैं। 100 फैक्टोरियल के पास 2 निकालने गया, तो ये सर आए इससे मेरे पहले पास। पूछनी थी वैसे। पूछ ले। सर हम ऐसे ये लॉजिक लगा सकते हैं, या हर समय ट्रू नहीं होगा कि जैसे सर 3 कम ही होगा ना 2 से, तो क्योंकि 2 बड़ा नंबर है 3 से। बिल्कुल लॉजिक लगा सकते हैं, बस तो दिक्कत सर तब होगी अब बताता हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं जो तू कह रहा है, मैं समझ गया तेरी बात, मैं भी खुद बताने वाला था ये बात। पर दिक्कत कहाँ होगी अब ये? अच्छा, अब इस आगे सोच, ये तो बिल्कुल सही लॉजिक है, क्योंकि पावर कम ही होगी या बराबर होगी। दिक्कत कहाँ होगी इसमें, फंसेंगे कहाँ? फंसेंगे एक जगह जाकर। हाँ भाई, 2 की पावर निकाल दी, 3 की पावर तो ऑलरेडी निकाली हुई है। ये बन गया 50 25 75 12 87 6 93 3 99 100। 2 की पावर भी 100 ही है 100 फैक्टोरियल के अंदर। 100 ही है क्या? हम्म 97 है। और e एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल में पिछली बार निकाल के आया हूं 48। मेरे पास 97 तो 2 है, 48 3 है। मैं 48 3 को 48 2 के साथ मिलाऊंगा, 48 6 बन जाएंगे मेरे पास। अब मेरे पास 2 एक्स्ट्रा है, पर उन 2 के लिए मेरे पास 3 तो नहीं है। तो जो भी इसमें से कम पावर होती है, उतना ही एक्सपोनेंट आ जाएगा 6 का।
यानी कि अगर आप एक्सपोनेंट ऑफ 6 निकालना चाह रहे थे तो आप लिमिटिंग रिएजेंट देखो, जैसे लिमिटिंग रिएजेंट नहीं देखते थे, एक अगर रिएजेंट खत्म हो गया दूसरा है तो भी क्या कर लेंगे, दूसरे वाला अकेला थोड़ी रिएक्ट करके चला जाएगा किसी के साथ। ऐसे ही यहाँ पे अकेला 2 थोड़ी बना देगा 6, 2 को 3 भी चाहिए थे, तो एक्सपोनेंट ऑफ 6 कितना होगा, 48 होगा, क्योंकि हमने 48 के 48 अगर 3 यूज करें सर दिक्कत तब आएगी जब लीनियर नहीं होगा रिलेशन, जब मतलब जैसे लीनियर नहीं होगा 1 1 था यहाँ। अब प्रॉब्लम, अब हम एक बात कह रहे हैं, एक और बात सुनो जी सभी लोग, कि देखो जो भी बड़ा नंबर होगा उसका तो छोटा ही एक्सपोनेंट होगा, मतलब 3 का एक्सपोनेंट 2 से ज्यादा थोड़ी हो जाएगा, 2 से कम ही हो सकता है या 2 के बराबर होगा। पहली बात तो 3 का एक्सपोनेंट 2 से बड़ा नहीं होगा, 2 के बराबर होगा या 2 से छोटा होगा। बराबर भी मैक्सिमम वाले केस में, मतलब बराबर भी नहीं होगा वैसे तो मैं डायरेक्टली यहां पे 3 का ही एक्सपोनेंट से आंसर दे सकता था, मुझे 2 का एक्सपोनेंट निकालने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि 2 के एक्सपोनेंट तो ज्यादा आने ही आने थे, 3 से ज्यादा भी नहीं आते तो बराबर आते। भाई 2 तो ज्यादा फ्रीक्वेंटली अगर कर रहा है ना, 2 4 6, 6 तक जाने में 2 तो आ गया 3 बार, 6 और 6 तक जाने में 3 आया बस 2 बार। तो इससे मैं यहां पे ये कह रहा हूं कि मुझे पता है कि 3 का एक्सपोनेंट इज लेस फ्रीक्वेंट देन 2 का एक्सपोनेंट, तो 3 की पावर छोटी ही आएगी, तो मैं डायरेक्टली 3 का एक्सपोनेंट निकाल के भी तो आंसर दे सकता था। हाँ जी बिल्कुल दे सकते थे इस केस में तो, बट मान लो मैं एक्सपोनेंट ऑफ 12 निकलवा रहा होता आपसे, एक्सपोनेंट ऑफ 12 इन 100 फैक्टोरियल। अब एक्सपोनेंट ऑफ 12 के लिए मुझे 2 2 चाहिए और एक 3 चाहिए, यानी कि एक 3 2 2 के साथ कंज्यूम हो सकता है जाके, तो फिर मैं उस हिसाब से सोच रहा होता, इसलिए दोनों का निकालना तब जरूरी जब इनकी रिलेशनशिप लीनियर ना हो, यानी कि जितने 3 चाहिए उतने ही 2 चाहिए, तो सीधा सीधा 3 का निकाल ले। पर मान ले अब तुझे एक 3 के बदले 2 2 चाहिए कोई चीज बनाने के लिए, तो फिर 3 और 2 दोनों का निकाल, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। नोट हो गया? यस सर। ओके, लिखिए जरा फिर एक क्वेश्चन और, बताइए एक्सपोनेंट ऑफ 12 इन 50 फैक्टोरियल। सर रिपीट कर दीजिए। एक मैं सोच ही रहा हूं यार किसका बनवाऊं, रुक जा। एक्सपोनेंट ऑफ 60 निकालो भाई, एक्सपोनेंट ऑफ 60 इन 60 मत निकाल यार, 12 ही निकाल इन 44 फैक्टोरियल, ये निकाल, मतलब 60 भी निकाल ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी निकाल सकते हैं, हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए बस। मैं उस हिसाब से दे रहा हूं कि आपको थोड़ा फंसा पाऊं। पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन का ही आंसर देना। एक मिनट।
नहीं ऋषिक नो, अच्छा सॉरी, एक लेट मी चेक। अच्छा जी, बिल्कुल जस्ट हम लिमिट एज पे ही पहुंच के रुके हैं। क्यों ऋषिक? नहीं 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 नहीं, एज पे कहां पहुंच के रुके हैं, सही है, कूल है, ठीक है, करेक्ट है। चल इसी में ये निकाल 24 का एक्सपोनेंट 44 फैक्टोरियल में। हाँ जी, पहले तो सभी लोग 12 कैसे बन रहा है? 12 बन रहा है यार, 2 2 और एक 3 से, यानी कि एक 3 2 2 के साथ कंबाइंड होगा तो 12 बनेगा। तो मैंने देखो यहां पे लीनियर रिलेशनशिप नहीं है इन दोनों के बीच में। और अगला मैंने पूछा है आपसे 24 के लिए, देखो 24 में 3 2 एक 3 से कंबाइंड होंगे तो 24 बनेगा। तो सबसे पहले तो 2 और 3 के एक्सपोनेंट निकाल लीजिए जिसके अंदर। रोशनी कितना आया 2 का एक्सपोनेंट? दिव्यांशु? 41। देवांश सही है? नो आइडिया सर, मुझे नहीं आ रहा था नहीं नहीं, तूने कैलकुलेट नहीं किया? सर, हो ही नहीं रहा था ये। क्यों? कैलकुलेट तो ऐसे ही करना है, सिंपल जैसे करते आ रहे हैं। तो सही है मेरा? हाँ Sir, 22. एक मिनट, सेकंड वाले का? नहीं सर, 24। हाँ 24 का ना, हाँ ठीक है। तो भाई देखो देवांश, जब भी हमें किसी कंपोजिट नंबर का एक्सपोनेंट निकालने का है, तो कंपोजिट नंबर का एक्सपोनेंट निकालने के लिए पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर, ये चेक कर कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स उसके अंदर आ रहे हैं, ओके और सर। उन प्राइम फैक्टर्स का एक्सपोनेंट निकाल ले। तो तूने 12 का निकालना है, तो 12 को तूने देखा 2 2 और एक 3 की हेल्प से बन रहा है, यानी कि मुझे प्राइम नंबर्स 2 और 3 चाहिए इसके लिए। मैंने 2 का एक्सपोनेंट निकाला, कुछ आया 22 11 33 5 38 40 41, और 3 का निकाला तो ये भी कुछ आया। तो ये बना 14 90। और 4 18 तो 19, बिल्कुल करेक्ट बात है दिवांशु, 19 बना इसका। अब मैंने देखा अगर आपको 12 का एक्सपोनेंट चाहिए तो बेसिकली आपको क्या चाहिए? एक 3 चाहिए, दो 2 चाहिए। अगर आप 19 के 19 3 यूज करना चाहते हो तो आपको 38 2 चाहिए। ये समझिए बात, करेक्ट है दिव्यांशु। सही और आंसर है। 32 आपके पास है। हाँ दिव्यांशु बोल, पूछ। तो मैं तभी से निकाल के बैठा, मैं सोच रहा गलत आ रहा है। क्या बोल रहे? सर मतलब मैं तो ये तभी से निकाल के बैठा था, लेकिन मेरे को पता नहीं गलत लग रहा था, क्योंकि 2 तो 2 है ना, तो मैं उस पर और पता नहीं कुछ कुछ नहीं जा नहीं, रहा था। तेरे को मैक्सिमम 19 3 है तेरे पास, 41 2 है। तू अगर 41 के 41 तो पहली बात तो यूज नहीं कर सकता, 40 यूज कर सकता है मैक्सिमम से। 40 यूज करेंगे तो 23 चाहिए थे, पर 23 तो है नहीं। तो इसलिए इसके हिसाब से लिमिटिंग रिएजेंट इस बार 3 है हमारा, 3 के हिसाब से डिसाइड होगा। 3 है हमारे पास, 19 19 के 19 3 को कंज्यूम करने के लिए तुझे 38 2 चाहिए, और है तेरे पास 38 2, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 का एक्सपोनेंट हो जाएगा 19, और 3 इसका 3 की वजह से हुआ है, 3 कम पड़ गए। अब पहुंचे 24 पे, ये बताओ। तो उस पे भी तो वही हो जाएगा।
3 तो एक ही है एक 3 चाहिए। एक 3 को यूज करने के लिए कितने 2 चाहिए दिव्यांशु? सर, वही एक 3 की 41। अच्छा 38 चाहिए। नहीं, एक 3 को यूज करने के लिए 3 2 चाहिए तेरे को, तब एक 24 बनेगा। नहीं, अच्छा वैसे पूछा, हाँ ठीक है सर। तो अगर तू 19 3 यूज करना चाहता है तो कितने 2 चाहिए होते? हाँ अब समझ मैं आप क्या कह रहे हो। समझ गया 17 तू? 3 यूज करने, हाँ 57 2 चाहिए होते, 57 2 चाहिए होते, राइट? लेकिन वो पर है क्या नहीं। है हमारे पास 57? नहीं है तो फिर कौन डोमिनेट कर रहा होगा इस बार? सर, इस बार भी 3 करेगा। नहीं, इस बार 2 करेगा। 2 कम पड़ गए ना अच्छा भाई। इस बार लिमिटिंग रिएजेंट जो होगा वो हमारा 2 होगा, मतलब 2 की वजह से हमें रुकना पड़ेगा। पिछली बार 3 की वजह से रुकना पड़ा था। 3 लिमिटिंग रिएजेंट की तरह बिहेव कर रहा था, इस बार 2 लिमिटिंग रिएजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर एक 3 चाहिए, मतलब आप 24 अगर एक चाहते हैं तो एक 24 के लिए एक 3 और 3 2 चाहिए। आपके पास 19 3 है। आपने कहा अगर 19 के 19 3 में यूज करना चाहता तो 57 2 होने चाहिए थे, पर 57 तो नहीं है ना दोस्त। अगर 57 नहीं है तो इसका ये मतलब हुआ कि 2 अब बताएगा कि कितने आप 3 यूज कर सकते हैं। 2 ने कहा जी देखो मैं 41 2 दे सकता हूं। हमने कहा 41 नहीं, 3 के मल्टीपल की टर्म्स में बता, 3 ही चाहिए ना हमें। तो हमने कहा, इसने कहा मैं 39 मैक्सिमम 2 यूज करा सकता हूं। और 39 मैक्सिमम 2 यूज कराने के लिए आपको कितने 3 चाहिए होंगे? 13। यस, तो इस बार 24 की मैक्सिमम पावर बन सकती है 13। और क्यों? 2 की वजह से, क्योंकि 2 आप मैक्सिमम 41 ही दे सकते हो। या छोड़ो आप सारी बातें, आप इस काम को ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो एक तरीका होगा इस काम को करने का, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं। अब भाई आपको पता चल गया ना 44 फैक्टोरियल में 2 की कितनी पावर है? 41। 3 की कितनी पावर है? 19। औरों की भी कुछ पावर्स होंगी। आपको कोई मतलब नहीं जी, हमें औरों की पावर से अभी तो कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि आपने हमसे 12 का एक्सपोनेंट पूछा है। 12 के एक्सपोनेंट को बनाने के लिए 2 और 3 की जरूरत पड़ती है। ओके, कैसे बनेगा एक 12? एक 2 स्क्वायर और एक 3 की पावर 1 बनेगी तो 2 मतलब एक 12 बन जाएगा। अच्छा जी, तो यहां से 2 2 के कितने? आप इसे 2 की पावर 40 लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर की पावर 20 लिख सकते हैं, और 3 की पावर ये है 19, और एक 2 बच जाएगा एक्स्ट्रा। ओके, एक 2 स्क्वायर एक 3 के साथ जाएगा, एक 12 बनाएगा। कितने 2 स्क्वायर 3 के साथ जा सकते हैं? 19 मैक्सिमम 2 स्क्वायर जा सकते हैं, एक 2 स्क्वायर आपका बच जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हो कि ये 12 की पावर 19 बना देगा। हमें नहीं आई जी ये बात समझ, दोबारा समझ ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब 24 के लिए समझ, बट इस बार 44 फैक्टोरियल में 2 की पावर 41, 3 की पावर 19 होगा। ओके, और भी होंगी बहुत सारी चीजें, कोई मतलब नहीं है तुझे उससे। 24 बनाने के लिए क्या चाहिए? 3 2 चाहिए, तो इसे 2 क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। 2 क्यूब की पावर 13 लिखेगा तो 39 हो जाएगा, और 2 स्क्वायर अलग बच जाएगा। एक 2 क्यूब के लिए कितने 3? एक 3। कितने 2 क्यूब? 13 2 क्यूब। कितने 3 यूज कर सकता है? 13 ही 3 यूज कर सकता हूं इसके साथ में। इसको होल पावर 13 बना दे, ये 2 स्क्वायर अलग रह जाएगा, ये 3 की पावर 6 भी अलग बच जाएगी। क्या ये मिलके कुछ कर सकते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक 24 नहीं बना पाएंगे, और चाहिए जो कर लें। तो कितने 24? 13 24। ऐसे देख ले या वैसे देख ले, दोनों एक ही बातें हैं। लिमिटिंग रिएजेंट की तरह देख ले या ऐसे देख ले। देवांश क्लियर हुई है बात? यस सर। अक्षत, रोशनी? Yes, sir. दिव्यांशु और ऋषिक, ये समझ आ गया ना तुम दोनों को? तो तुमने तो आंसर दे दिया वैसे मुझे। यस यस सर, आ गया। तो एक और दे दो प्रैक्टिस के लिए। ये है ना, देख नेक्स्ट आ गया। अब नेक्स्ट में कुछ और चीज करा रहे हैं। 50 इसमें ही चल वो निकाल लियो।
चल इसमें वो निकाल लियो, 72 का निकालना है। 44 फैक्टोरियल में 44 में नहीं 72 का 50 फैक्टोरियल में निकाल लियो, अलग से निकाल लियो, लिख लो इसको सब। 72 का 50 फैक्टोरियल में निकालना है एक्सपोनेंट। ठीक है सर। अभी तो ये क्वेश्चन करना है नेक्स्ट। हाँ जी, सर ये होमवर्क है 7250 वाला। हाँ तुम्हारे लिए ऐसी प्रैक्टिस के लिए 72 का 50 फैक्टोरियल में निकाल के देखना और समझ आ जाएगी बात कि क्या करना होता है। हाँ जी, अब नेक्स्ट वाले में आ जाओ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है, पहली चीज तो पहले मुझे ये ई सॉल्व करना पड़ेगा। ई के पास कितनी टर्म्स? 50 टर्म्स। ओके, क्या मैं ई को सिग्मा में लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं दोस्त। देख, जब ई को सिग्मा में लिखेगा तो तेरे लिए आसान हो जाएगा सॉल्व करना। वैसे तो नॉर्मली तुझे एक एक वैल्यू जज करके देखनी पड़ेगी, बट अगर तू ऐसे लिख दे ई को, आर की वैल्यू 1 से लेके 50 तक ही तो जा रही है, चेंज क्या हो रहा है? फर्स्ट टर्म तो सब में 1/3 1/3 1/3 1/3 है। सेकंड टर्म 1/50 2/50 3/50 से लेके 50/50 तक जा रही है। 50 टर्म्स है क्योंकि टोटल। अच्छा, अब ये समझ कि किस इसकी वैल्यू क्या होगी, आर पे कैसे डिपेंडेंट है। उसके लिए क्या करें जी, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो ये बन गया 50 + 3r अपॉन 150। मैंने इसको पूरे को सिंप्लीफाई करा, जनरल टर्म लिख ली बेसिकली इसकी, कोई भी सिग्मा लगा दिया वो तो ई लिखने के लिए, बट अगर आप जनरल टर्म भी लिखते तो भी चलता। क्यों मैं लिखवा रहा हूं आपसे जनरल टर्म? आपको देखने में आसानी हो जाएगी। आप एक एक भी जाके देख सकते थे, पर यहां से देखने में आसानी हो जाएगी। क्या आसानी हो जाएगी जी, समझाओ तो थोड़ा। बेटा GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। GIF की वैल्यू हमेशा इंटीजर आएगी। तूने यहाँ पे r को 1 रखा, देख तुझे क्लियरली पता चल रहा है, जब तूने जनरल टर्म लिखी तो तुझे क्लियरली पता चल रहा है कि वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा है। r को 1 रखेगा, डिनोमिनेटर बनेगा 1, डिनोमिनेटर तो सॉरी ऑब्वियसली हर केस में 150 है, न्यूमरेटर बनेगा 53। 53 अपॉन 150 1 से छोटा है, वैल्यू आएगी 0। r को 2 रखेगा, 56 अपॉन 150 वैल्यू आएगी 0। चलते 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 एक तो तुझे क्या चाहिए भाई, वैल्यू तब तक 0 आती रहेगी जब तक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा। मतलब जी, मतलब कि 50 + 3r जब तक छोटा है 150 से, तो इसका ये मतलब है कि 50 + 3r अपॉन 150 की वैल्यू 0 है। न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो वैल्यू 1 से छोटी होगी। इसका मतलब 3r < 100 होना चाहिए, r < 33.3। तो ऑब्वियसली जैसे r 34 होगा, r की वैल्यू 33 तक रख के देख ले, यहां पे भी देख ले और देख चेक भी कर सकता है। 33 रखी, 33 × 3 99 बना, 99 × 50 149 होता है। 149 अपॉन 150 वैल्यू 1 से छोटी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 हो जाएगा। दोबारा समझ लियो, मैं ये कह रहा हूं कि हर बार ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू बार बार निकालने के बजाय जनरल टर्म लिखेगा तो सारी चीजें आ जाएंगी, एक साथ सबको सिंप्लीफाई कर लेगा। जनरल टर्म लिखी सबसे पहली चीज तो 1/3 फर्स्ट टर्म फिक्स है, प्लस r/50 सिंप्लीफाई करा, ये मिला। मैंने कहा जब तक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तब तक तो वैल्यू इसकी हर बार 1 ही है, सॉरी हर बार 0 ही है, क्योंकि न्यूमरेटर होगा डिनोमिनेटर से छोटा तो वैल्यू होगी ओवरऑल 1 से छोटी। 0.9 का GIF 0 होता है। जैसे ही 50 + 3r 150 से बड़ा होगा तब इसकी वैल्यू 1 होनी शुरू होगी, 1 या फिर जो भी 2 3, वो तो बात की बात है। तो पहली चीज यहां से मुझे ये समझ आया कि r की वैल्यू 33.5 33.3 तक ये वैल्यू 0 रहेगी, यानी कि बेसिकली r की वैल्यू 33.3 तो नहीं होगी, 33 होगी। तो r की वैल्यू 1 से लेकर 33 तक ये हर बार 0 आ रहा होगा।
ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, कहां तक? 33 तक। तो ई क्या है? अब ई एक्चुअली तू इसको ऐसे लिख या ऐसे लिख, आर की वैल्यू 34 से लेके 50 तक चला जा, जो इसका सम है वही है सम तो एक्चुअली, क्योंकि इससे पहले की तो सारी टर्म 0 ही है। अब आर की वैल्यू 34 रख के देख, 34 तूने पहली बार रखी, 34 इंटू 3 102 होता है, 102 प्लस 50 152 हो गया, यानी कि 152 अपॉन 150, 1 से थोड़ी सी बड़ी आ गई वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बन जाएगा 1। अब मेरे दिमाग में अगला क्वेश्चन आया कि जी ये 1 कब तक रहेगा? चेक कर ले, 300 तक। 300 तक एग्जैक्टली, जब तक 50 प्लस 3 आर की वैल्यू 300 से छोटी है, जब तक ऊपर न्यूमरेटर 300 से छोटा है तब तक इसकी वैल्यू 1 ही है। जैसे ये 300 हो गया वैल्यू हो जाएगी 2। तो क्या इससे भी वैल्यू निकाल सकता हूं मैं आर की? अरे बिल्कुल निकाल सकते हैं। 250 आर की वैल्यू 83 पॉइंट समथिंग, यानी कि आर की वैल्यू अगर 83.3 से छोटी रहेगी तो इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। मैंने कहा मेरी तो आर की मैक्सिमम वैल्यू 50 जा रही है, ऑब्वियसली 83.3 से तो छोटा ही है, यानी कि 34 से लेके 50 तक हर टर्म सिर्फ 1 ही वैल्यू दे रही होगी, 1। 34 पे भी 1 आएगा, 35 पे भी 1 आएगा, 36 पे भी 1 आएगा। कितनी टर्म्स हैं? 50 में से पहली 33 घटा दे, 17। तो ई की वैल्यू क्या आई? सबसे पहली चीज तो ई की वैल्यू आई 17। अब ई की वैल्यू आई 17, तो तुझे एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 17 फैक्टोरियल निकालना था। क्वेश्चन तो ये था, एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 17 फैक्टोरियल। यार ये तो आसानी काम है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 8 + 4 + 2 + 1 13, 8 4 12 15, सॉरी। हाँ जी, ये बात समझ आई सभी लोगों को? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, इस तरीके का क्वेश्चन आ चुका है एक जेई में, सेम पैटर्न, सेम काफी सीरीज। बड़ा क्वेश्चन नहीं है सर ये। हाँ, मतलब इतना बड़ा होगा नहीं, पहली बार कराना पड़ रहा है तो इसलिए बड़ा लग रहा है तुझे। अब मैं अगर हम लोग करेंगे तो छोटा ही हो जाएगा। अब हमें ये बात समझ आनी चाहिए थी ना पहली बारी में कि हमें सीधा इसकी जनरल टर्म लिख के और यहां से शुरू करना चाहिए क्वेश्चन। जब पहली बार कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो बड़े होते हैं क्वेश्चन, जब दूसरी बार वही काम कर रहे होते हैं तो हम भी समझ चुके होते हैं कि क्या करना है, और थोड़े से छोटी छोटी चीजें हम मिस भी करने लगते हैं कि अरे ये मतलब शॉर्टकट भी लगाने लगते हैं। हाँ जी, एक तो ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क, एक और क्वेश्चन है। हटा दूं मैं इसको? नहीं सर अभी लिखा नहीं है। लिख ले। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं ये दोनों क्वेश्चन ना, एक तो ऊपर लिखा ही हुआ है एक्सपोनेंट ऑफ 72 इन 50 फैक्टोरियल, एक यहां पे लिख रहा हूं the number of zeros 0 at the end of 70 फैक्टोरियल। 70 फैक्टोरियल के एंड में कितनी जीरो होंगी? और एक है एक्सपोनेंट ऑफ 72 इन 50 फैक्टोरियल। ये दोनों आपके नेक्स्ट क्लास के क्वेश्चन। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं फिर संडे। आज हम काफी कुछ खत्म कराने वाले थे वैसे, कोई बात नहीं, संडे हम आपका अरेंजमेंट पूरा खत्म करा देंगे।
पूरा अरेंजमेंट, और साथ साथ प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर खत्म करा देंगे। दोनों ही बड़े टॉपिक है, कोशिश करेंगे दोनों पूरे खत्म करा दें। प्रिपेयर तो हो सर जाइए। डाउट उस वाली क्लास में हाँ। पूछो या आज ही पूछो, क्योंकि उसमें नहीं, नहीं, क्वेश्चन नहीं, ना नहीं। कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन दोनों के ही थे असाइनमेंट में। तो अच्छा, हाँ उसमें तो यार फिर ऐसे डाउट्स हैं तो देख, फिर तो बाद में पूछिए, मतलब पहले पूरी संडे की क्लास खत्म कर ले। मतलब आज क्वेश्चन बाद मेरे को सिर्फ 2 में डाउट थे, बाकी सारे तो आसान थे। तो ठीक है, तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट रुक जा, मुझे लगता है इसमें ना किसी की क्लास होगी दिव्यांशु, यस तो मुझे एक बार बोलना पड़ेगा। रुक, मैं निष्कर्ष सर से बोल दूं, हमें कोई नई आईडी मिल जाएगी। यस सर, ठीक है सर। ठीक है, तो सर अभी लीव कर दूं ना? हाँ हाँ, अभी लीव कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है, जो भी लिखता है यार, सभी लोग लीव कर सकते हैं।